नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी का मध्य प्रदेश के 7 मार्च के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और करंट अफेयर की शुरुआत आप सभी को जानकारी के साथ कि यदि आप एमपीपीएससी प्री 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल अपडेटेड नोट्स आपके पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम गुरुजी के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1695 के साथ आपको इसमें 800 रुपये नहीं, लगभग 799 की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है 80 टेस्ट की, वो इसके साथ आपको फ्री मिल रही है। और साथ में यदि आप अलग से टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आगे की शुरुआत हमेशा की तरह आज के एक विचारों के साथ कि यदि हमें जीवन में चुनौतियों से बचने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका निडर होकर के सामना करने की हिम्मत मिले, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो यानी आप यदि ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं तो कभी भी उससे बचने का मत प्रयास करिए। जो भी आपके पास समस्याएं हैं हमेशा बोलिए कि हमको इससे लड़ना है, तो हमें बल इतना दीजिए, हमें शक्ति इतनी प्रदान करिए कि मैं इस समस्या से या जो भी मेरे साथ ये आने वाली परीक्षाएं हैं या जो मेरा संघर्ष है मैं इसमें क्या कर सकूं, जीत सकूं, मुझे इतना मजबूत करिए। ये एक अच्छे विचार हैं और इसी से हम धीरे धीरे मजबूत होते हैं और इन्हीं मजबूतों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की, जीआई टैग की, जो मिला है माजुली मुखौटे को। और ये किस राज्य का है? तो ये राज्य है असम। असम में इस मुखौटे का यूज किया जाता है, अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। जीआई टैग लगातार इस समय मिल रहा है और देश में और प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। तो ये जो मुखौटे हैं हाथों से बनाए जाते हैं, हस्त निर्मित होते हैं। और इसके जो शुरुआत की गई थी, एक समाज सुधारक थे वहाँ पे 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास, श्रीमंत शंकर देव, उनके द्वारा जब वैष्णव परंपरा में भावना या भक्ति संदेशों का एक नाटक प्रारंभ किया गया था, तो उसके जो पात्र होते थे उन पात्रों को चित्रित करने के लिए इसमें चाहे राक्षस भी थे, जानवर भी थे, पशु पक्षी देव थे, सब कुछ थे। तो इनको चित्रण करने के लिए इस नाटक में मुखौटों का प्रयोग किया जाता था। तो इन्हीं मुखौटों को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबीपी पीएमजेवाई में किस राज्य ने अधिकतम आयुष्मान कार्ड जारी किए हैं? तो ये कोई और राज्य नहीं है, ये राज्य है उत्तर प्रदेश। स्वाभाविक रूप से वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, 22 करोड़ के करीब है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के लक्ष्य को पूरा करने के मामले में वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर लगभग 50 लाख के आसपास का आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 5 करोड़ के आसपास, सॉरी, ठीक है, 5 करोड़ के आसपास जारी किए जा चुके हैं। और इसके अंतर्गत जो आयुष्मान कार्ड होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स की संख्या जो है 3716 है। सबसे बड़ा राज्य है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक शासकीय कार्यक्रम को यहाँ तक पहुँचाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी राज्य के लिए। आयुष्मान भारत एक जन स्वास्थ्य योजना है। आपके जो हेल्थ कार्ड्स होते हैं वो इसमें जारी किए जाते हैं। 2017 में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत रिकमेंडेशन थी कि हमें क्या करना चाहिए। लोगों को शासकीय अस्पतालों में कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती या बेड नहीं खाली होते, बहुत सारी समस्याएं जाती हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने के लिए उनके पास धन की कमी होती है, पैसे की कमी होती है। लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या गरीब वर्ग जो होता है उसके लिए स्वास्थ्य में पैसा खर्च करना बहुत बड़ी समस्या होती है। तो एक ये अच्छी योजना है वर्तमान सरकार के द्वारा और बहुत ही युद्ध स्तर पर इसको लागू किया गया। उसकी जो शुरुआत की गई 23 सितंबर 2018 को की गई। सरकार का लक्ष्य है इसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकें, कवरेज इसमें कर सकें। और पीएमजेवाई कार्यक्रम और जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है वो दोनों इसके घटक हैं। 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अब तक इसमें इलाज किया जा चुका है। लगभग 50 करोड़ परिवारों को लेकर इसमें कवरेज करने का सरकार ने लक्ष्य किया था। लगातार इसको बढ़ाया जा रहा है। 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है और ये एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। आप अस्पतालों में यदि आप जाते हैं तो देखिएगा इसके लाभ बहुत लोग लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, लगातार आप देखेंगे कि अलग अलग जो इकोनॉमिक फोरम्स हैं वो हमारी जीडीपी को क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। और 2019 और 20 का पेपर आप उठा करके पीएससी का देखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बन करके भी आते हैं। 21 वाले में तो सीधे उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न उठाया था। तो ऐसी जो रेटिंग्स आती हैं उनको आप एग्जाम के पहले जो 1 से 2 महीने वाले होते हैं, विशेषकर 1 महीने पहले का जो होता है उसको जरूर देख के जाना है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। इकोनॉमी सर्वे में जो कहा है उस बात को ध्यान रखना है, लेकिन जो अभी जारी किए जाएंगे उनको थोड़ा सा आप लोग एक जगह लिख करके रखेंगे।
तो बात करेंगे मूडीज की, तो इसने क्या किया है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। पहले इसने 6.1% दिया था, अब जो वर्तमान में दिया है वो 6.8 दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, तो उसी को ध्यान में रख करके इसने 6.8 का रेटिंग दिया है। और ये इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारे अभी हाल ही में मूडीज ने जो इकोनॉमिक डेटा है हमारा 2024 का कैलेंडर ईयर का, उसमें अनुमान देखा सरकार के द्वारा, जो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्लस हमारी बाकी गतिविधियां हुई, इकोनॉमिक गतिविधियां हुई, उनको देखा, उसके बाद उन्होंने जारी किया। तो भारत का जो दिसंबर तिमाही का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है वो 8.4% रहा है। इसलिए जीडीपी इसने भी क्या किया, मूडीज ने भी 0.7% अपना बढ़ा दिया। बात करी जाए 2025 के लिए, वर्तमान में जो मूडीज ने दे रखा है कि जो उस समय पे 2025 में हमारे जीडीपी, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है जिस प्रकार से अभी चल रही है, यदि वैसे ही चलेगी तो हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट होंगे वो 6.4% के आसपास होंगे। दिसंबर तिमाही की जब आंकड़े जारी किए गए तो 23-24 के लिए जो बार्कलेज हैं, इन्होंने भी अपना अनुमान क्या है 110 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके 7.8 कर दिया गया है। वर्तमान में भारत जो है, जितने भी G20 कंट्रीज हैं उनमें सबसे तीव्र गति से डेवलप करने वाली एक कंट्री के रूप में उभर रहा है। और विशेषकर जो ग्लोबल एक माइक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है मूडीज ने, उसमें कहा है कि भारत का जो इकोनॉमिक प्रदर्शन है उस पर काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने उम्मीद करी है कि 2024 में जो हमारा एक एस्टिमेट ग्रोथ रेट होगा 6.8 तो है ही, आगे चल कर के और भी बढ़ेगा, और यहाँ पर और भी अभी पोटेंशियल है ग्रोथ रेट का। मूडीज के जो इन्वेस्टर्स हैं, इनका ये कहना है कि 2023 के मजबूत ग्रोथ में इनका किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ जो हमारे यहाँ चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या जो हमारे यहाँ आप देखें कि जो आवास योजनाएं चल रही हैं, प्लस हमारे यहाँ जो आप यदि खुद से कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो 2.5 लाख रुपए तक का सरकार ने बीच में क्या किया था, सब्सिडी प्रोवाइड कर रही थी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग आवास योजना चल रही है, शहरी अर्बन के लिए अलग चल रही है, रूरल्स के लिए अलग चल रही है। साथ में कंस्ट्रक्शन का वर्क, रोडों का वर्क काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो सरकार जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ कर रही है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, एक बहुत बड़ा तनाव भी लोगों का ख़त्म होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक मकान बनाना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, एक छत होनी चाहिए अपनी। लेकिन जब सरकार उसमें सहयोग कर रही है तो उसकी वजह से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी डेवलप हो रहा है और इकोनॉमी भी हमारी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी का अनुमान है वर्तमान में देखा जाए तो 6 से 7% का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जो दिसंबर की तिमाही रही है तो उस पर बात करी जाए तो इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। तो एक बात तो हमने कर ली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। दूसरा, हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जीएसटी कलेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, जितनी बार ये जारी किए जाते हैं आपको पिछली बार से बढ़े हुए आंकड़े मिलेंगे, और ये लगातार आने वाले समय में आपको मिलेंगे। हर बार जब आंकड़ा बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से रिकॉर्ड ही बनाएगा, तो हर बार रिकॉर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी लगातार आप देखिएगा जब जब आंकड़े जीएसटी कलेक्शन जारी किए जाते हैं सरकार के द्वारा तो पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगली बार भी रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे। विशेषकर कोविड के बाद से ये स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ ऑटो सेक्टर में बूम आया है और लोगों ने वाहन बहुत खरीदे हैं, और कंज्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा आगे क्या कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, और अर्बन कंजप्शन क्या हुआ है, बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा बढ़ा है। जब से यूपीआई आया है तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे काफ़ी ग्रोथ हुई है। अब वहीं पे एनएसओ जो भारत सरकार का है आंकड़ा जारी करता है, तो इन्होंने अक्टूबर दिसंबर में हमारी जो रेटिंग दी है कि 8.4% के आसपास रहेगी, यानी हमारी जो जीडीपी अक्टूबर से दिखती है, तिमाही बताया इसने, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा 8.4% करंट में है। विनिर्माण और खनन क्षेत्र में बात करी जाए तो जीडीपी उसके कारण बढ़ी है, 7.6% पहुंच सकती है। तो आने वाले समय में विशेषकर आपको और भी मिलेगी, लेकिन आप आरबीआई का ध्यान में रखना, आरबीआई ने जो जारी किया है उसने 6.5% अनुमान लगाया है। 2024 के लिए 6.4% कहा है, जो कि पहले 6% था, पर आरबीआई ने भी बाद में बढ़ा दिया था, क्योंकि जो डोमेस्टिक रूप से आप देखोगे जो ग्रोथ थी वो अच्छी हो रही थी पहले से। तो इसको आप एक जगह लिख करके रख लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते बात करेंगे प्रश्न क्रमांक मार्च 2024 में किसे यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के लिए चुना गया है। ज़्यादातर हम लोग एक ही गोल्फर का नाम जानते हैं, टाइगर वुड्स, इनको चुना गया है। ये टाइगर वुड्स है। इनको अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो अमेरिकन गोल्फ एसोसिएशन है यानी यूएसजीए है, यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान होता है बॉब जोन्स पुरस्कार, इसके लिए इनको चुना गया है। बहुत बड़ा सम्मान होता है एक गोल्फर के लिए।
तो इसको ध्यान में रखना है। और इन्होंने अभी जो इनका एक टूर्नामेंट चलता है तो लगभग 82 जीतों में से इन्होंने 15 बड़ी जीत हासिल करी हैं। और ये यूएस का जो गोल्फ एसोसिएशन है उसका सबसे बड़ा सम्मान होता है। हाल ही में इनको 2022 में वर्ल्ड गोल्फ हॉफ फेम के लिए शामिल किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उनको मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया गया था। 9 बार यूएसजीए के ये चैंपियन रह चुके हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक अच्छा प्रश्न है जो आने वाले समय में दिया जाए तो आश्चर्य नहीं करना है कि गेवरा खदान कहाँ पर स्थित है। ना तो ये ओडिशा में है, ना तो ये झारखंड में है, ये है छत्तीसगढ़ में, हमारे अपने पुराने राज्य में। ये क्या है, छत्तीसगढ़ की कोल इंडिया की जो सहायक कंपनी है गेवरा खदान, वो आने वाले समय में आपको एशिया की सबसे बड़ी कोयला की खदान के रूप में आप इसको याद करके आपको रखना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो करंट क्षमता है वो 52.5 मिलियन टन है। अब ये बढ़ करके 70 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए इसको जो पर्यावरण मंत्रालय है खनन के लिए इसको क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है। क्योंकि कोयला खनन हो या किसी भी प्रकार का खनन हो उसके लिए सबसे पहले आपको पर्यावरण मंत्रालय से क्या करनी होती है, परमिशन लेनी होती है। तो ये परमिशन मिलने के बाद इस खदान जो गेवरा खदान है इसके अपने आप में एक उपलब्धि जुड़ गई है, छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। इससे ज़्यादा आपको याद में कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कोयले की खदान है, ये ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश में बैगलेस स्कूल की क्या की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। ये किस क्लास से किस क्लास तक रहेगा, तो कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की सभी क्लासों के लिए पूरे दिन बैगलेस नहीं रहेगा। आपका सप्ताह में एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिस दिन आपको बैग लेकर के नहीं जाना है। लेकिन जो लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए खबर नहीं है, बस याद करके रखना है क्योंकि आप 12वीं के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, सरकार एक छात्रों को क्या कर रही है कि आप स्कूल जाने में आपको तनाव नहीं रहना चाहिए, एक दिन आपका आनंद का रहना चाहिए। यानी आप खाली हाथ जाइए स्कूल, खाली हाथ आइए वहाँ से और वहाँ पे एंजॉय करिए। स्कूल प्रबंधन किस प्रकार से पढ़ाएगा, कैसे करेगा, अप्लाइड स्टडी पे सरकार का फोकस ज़्यादा है जो हमारी नेप 2020 आई है, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके एक दिन बैगलेस स्कूल के लिए रखा गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। सिटीज 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कितने शहरों का चयन या सिटीज 2.0 के लिए किया गया है। ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि जब पहली बार 100 सिटीज स्मार्ट सिटीज का चयन किया गया था तो उसमें मध्य प्रदेश के प्रश्न पूछे गए थे उस समय पे कि कितने स्मार्ट सिटीज मध्य प्रदेश में सम्मिलित किए गए हैं, कौन सा शहर है। तो इस बार 2 शहरों को चयनित किया गया है, ये फिर से चालू किया गया है। तो इसमें वो 2 शहर जो हैं वो एक जबलपुर है, दूसरा उज्जैन है। इनका जब चयन सिटीज 2.0 के लिए किया जाएगा, केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इनको एक अलग से राशि दी जाती है और वहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं। स्मार्ट सिटी के जो भी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, कंस्ट्रक्शन से लेकर रोड बनती हैं, वहाँ पे बिजली की सुधार होते हैं, बाकी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इसका शुरुआत जो हुई थी भारत सरकार के द्वारा 16 नवंबर 2023 को की गई थी। मध्य प्रदेश के 2 शहरों का किया गया है चयन और यहाँ पर संस्थागत जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको मजबूत किया जाता है और तैयार किया जाता है। 100 स्मार्ट सिटीज़ के मध्य चैलेंज किया गया था। 18 स्मार्ट सिटी शहरों का हमारे यहाँ चयन किया जाना, जिनमें से पूरे भारतवर्ष में मध्य प्रदेश के 2 शहर हुए हैं। वर्तमान में नगरीय मंत्री मध्य प्रदेश के श्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। आज का एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रदेश के किस जिले में देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया है। और ये जो विलेज है ये आपका आता है अशोक नगर में। अशोक नगर में एक तहसील कह सकते हैं, प्राणपुर चंदेरी के पास है। वहाँ पर देश का पहला एक क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा चुका है। क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है क्या, यहाँ पे जब देखिए चंदेरी किसके लिए फेमस है, चंदेरी अपने हथकरघे उद्योग के लिए फेमस है, साड़ियों के लिए फेमस है। चंदेरी की साड़ियाँ 3 इडियट्स में आमिर खान ने भी उस समय खरीदी थी, 25,000 रुपये की थी। ठीक है, क्योंकि हैंडलूम साड़ियाँ होती हैं तो इस वजह से ये क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, मशीनों से नहीं बनती, हाथ से उनमें पूरी की पूरी जो कलाकारी होती है वो हाथों से की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से वो आपको महंगी मिलेगी। पर्यटन विभाग ने क्या किया कि एक तरह से एक गांव डेवलप किया जो कि पूरा का पूरा आप जब उसमें इंटर करेंगे तो हालांकि बात करो तो 2001-2 में ये पर्यटक गांव घोषित किया जा चुका है प्राणपुर। ठीक है, 21 साल पहले इसको एक पर्यटक गांव के रूप में घोषित किया गया था। लेकिन अब यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
आप जब जाएंगे, क्योंकि उस गांव में आपको हैंडलूम से जुड़े हुए बहुत परिवार मिलेंगे, लगभग 450 आसपास परिवार रहते हैं जो कि इस बुनकर पद्धति से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो उस पूरे के पूरे गांव में सभी दीवालों में पेंटिंग्स की गई हैं। उनकी जो पूरा का पूरा एक तरह से आपने जैसे पिंक सिटी देखी होगी जयपुर की, है ना, सभी के सभी पूरा घर वहाँ पे सभी पिंक कलर के दिखते हैं, वहाँ पेंटिंग्स की जाती हैं। पेंट जो होते हैं वहाँ पिंक कलर के ही होते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको क्या किया गया है कि जो चंदेरी की साड़ी होती है उसमें जिस प्रकार से कलाकारी की जाती है, उनकी दीवालों में भी वही पेंटिंग्स की गई हैं। वहाँ पे एक तरह से आप ये कहेंगे कि जो वहाँ पे कैफ़े सेंटर होंगे, आपके खाने पीने की जगह होंगी, वो पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। वहाँ की जो विशेषताएं हैं, वहाँ भी आप जाएंगे बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप चंदेरी साड़ी के बीच में बैठे हुए हैं। उसका काफ़ी यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों का पर्यटन वहाँ पे बढ़ेगा। और साथ में आप किस प्रकार से ये साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े किस प्रकार से बनते हैं, ये सब कुछ आप वहाँ पे लाइव देख सकते हैं। उसको इस प्रकार से रखा गया कि जब आप गांव के बीच से निकलेंगे तो आपको सभी लोग काम करते हुए क्या होंगे, दिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज। मतलब जब आप उस गांव के बीच सड़क से निकलेंगे यहाँ से, तो आपको दोनों तरफ या जहाँ जहाँ जाएंगे तो आपको वो सभी कार्य करते हुए दिखेंगे कि कैसे ये सारी की गतिविधियाँ हो रही हैं। और पूरा का पूरा वहाँ वो गाँव जो है, दीवारें वहाँ पे, सड़कें वहाँ पे, और बीच बीच में अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। तो पूरा का पूरा एक हैंडलूम विलेज तैयार किया गया है। क्योंकि वहाँ पे जो बुनकर रहते हैं, वहाँ की नक्काशी हो, चाहे वहाँ का कोटा बनाने की परंपरा हो, संग्रहालय है वहाँ पर, धातु काष्ठ शिल्प की नक्काशियाँ बहुत प्रचलित है। तो इन सब चीज़ों का वहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। और पर्यटन को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। होम स्टे की सुविधा स्वाभाविक रूप से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे भी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने ताप विद्युत ग्रह, 2 ताप विद्युत ग्रहों को क्या किया गया है, फ्लाई ऐश के, यानी जो हवा में आपका कचरा होता है ना, उसको कुशल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ताप विद्युत ग्रह है, वहाँ पे कोयले का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन कोयले का जो एक तरह से राख निकलती है, कचरा निकलता है, उसको समाप्त करने के मामले में उसको, क्योंकि उसको डिस्पोज करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो कार्बन उत्सर्जन करता है। तो उसके लिए जो इनका मैनेजमेंट है, चाहे वो 2 ताप विद्युत ग्रह कौन से आपके, एक तो सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह जो सारणी में है 500 मेगावाट का, श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह जो कि दोंगलिया में है 500 मेगावाट का। इन दोनों को इसके लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने इसके मामले में इनका जो मैनेजमेंट रहा है इस प्रकार से किया है कि कार्बन उत्सर्जन को इन्होंने कंट्रोल में किया। 100% प्रबंधन के लिए ये पुरस्कार इनको सम्मानित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था किस पे, बिदरी पूजा के लिए। तो कई लोगों के इस पे आंसर आए हैं, और सभी आंसर जिसमें से एक तो आपके लावण्य के रहे हैं, दूसरे निकिता शर्मा के रहे हैं, तीसरे प्रिंस के रहे हैं, मरकाम के रहे हैं। आप सभी लोगों के आंसर सही थे, गोंड जनजाति था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप सभी ने उत्तर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों ने इसमें कमेंट करके ABCD और बाकी के भी आंसर दिए थे। थोड़ी संख्या कम है, एग्जाम का माहौल है, आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और करंट अफेयर आपको शेयर जरूर करना है। आंसर एक बार हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। प्रश्न था हमारा कि बिदरी पूजा, नवाखानी किस जनजाति के त्यौहार हैं। देखिए, गोंड समाज में कुल मिलाकर के 7 आदिम परंपरा के त्यौहार इनके मनाए जाते हैं। उनमें से एक तो आपका बिदरी हो गया, बकबंदी हो गया, हरडीली हो गया, नवाखानी हो गया, जवारा हो गया, मड़ई और छेरता। बिदरी की बात करो तो ये आपका एक बादल से निकला हुआ शब्द है। ठीक है, और बादल की जब बात होगी तो किसकी बात होगी, धरती की बात होगी। बादल बरसेंगे तो पानी कहाँ पर जाएगा, धरती पे आएगा। धरती पे पानी आएगा तो क्या होगा, अन्न होगा। तो होगा क्या बिदरी पूजा में, बिदरी आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में तो बदरी भी बोला जाता है। गाने भी बॉलीवुड में आपने कुछ सुने होंगे, बदरी से जुड़े हुए गाने मिलते हैं। ठीक है, तो ये मनाया कब जाएगा त्यौहार, ये जेठ माह में मनाया। पूछ जो आपकी इसकी जो पूजा होती है वो ज्येष्ठ मास में की जाती है। किसी भी तिथि में ये लोग कर लेते हैं, और इसमें अन्न की पूजा की जाती है। ठीक है, तो बिदरी पूजा में बादल के साथ धरती और अन्न की पूजा की जाती है। इसमें पूरा का पूरा एक गांव शामिल होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिदरी पूजा कहते हैं। बकबंदी की बात करी जाए तो आषाढ़ माह, ये माह आपको इस प्रकार से याद करने होंगे। पूर्णिमा या जो इनका गुरु पूर्णिमा होती है उस पर मनाया जाता है। एक पलाश का पौधा होता है, बैगा जनजाति, इसमें क्या होती है, बैगा पलाश के पौधे की जड़ से रेशे निकाल करके उसको हल्दी में क्या करती है, रंगती है, और फिर इसको दाई कलाई में क्या करते हैं ये लोग, बांध लेते हैं। ये एक तरह का, आप जब ये दाई कलाई में बांध रहे हैं तो हमारे यहाँ राखी किस में बांधी जाती है, बकबंधी।
किस में बांधी जाती है? राखी दाएं हाथ में। तो ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये इनका एक तो ये प्राकृतिक रूप से इसको आप ये कह सकते हो रक्षाबंधन है। इसके पीछे इनकी एक अलग मान्यता है। जब आप बकबंदी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। इसके पीछे एक कहानी है और कहानी काफ़ी बड़ी है। कभी ऐसा प्रश्न दोबारा आया तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा और बहुत प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाली ये कहानी है। उसी के बाद से ये निकला था कि ये उन्होंने पत्ते को गाड़ा था। फिर बाद में ऐसा होता है उनको कि वो एक तरह से ये कहिए कि प्रूफ हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये सही बोल रहा, और उनकी ये मान्यता बन गई। पलाश के पौधे से जुड़ी हुई कहानी है। हरडेली की बात करें तो श्रावण माह में हरडेली पर्व मनाया जाता है और ये जो खरीफ की फसल होती है इसकी बोली का समापन होता है। वह तो बैलों को क्या किया जाता है, हलों से ढील देने के कारण इसका नाम पड़ा हरढीली। हर होता है हर और ढीली मतलब ढील देना। तो इसमें इस समय पे बैलों की पूजा की जाती है, उनको खेतों में नहीं ले जाया जाता, तो इसलिए इसका नाम हरढीली पड़ा। अगला इनका जो एक पर्व मनाया जाता नवाखानी, जिसकी हम बात कर रहे थे। नवाखानी आपका पितृ पूजा का त्यौहार है। तो प्रश्न यदि कभी घुमा कर पूछ ले कि गोंडों में एक प्रकार का पितृ पूजा का त्यौहार निम्न में से कौन है, तो याद रखना है नवाखानी। बहुत अच्छा पर्व होता है। इसमें होता यह है कि जो भी नए अन्न होते हैं या फल होते हैं उनको ये सबसे पहले अपने जो देवी देवता होते हैं या इनके जो पूर्वज होते हैं उनको अर्पित किया जाता है। यदि आप ग्रामीण परिवार से जुड़े होंगे तो ऐसा केवल हमारे जनजाति परिवार में नहीं होता है, ये हमारे आपके ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग होंगे उनको मालूम होगा कि उनके घरों में आज भी यदि कोई कार्यक्रम होता है या कुछ भी होता है ना, कोई पर्व मनाया जाता है, ये इनके दिनचर्या में है। ठीक है, हमारे यहाँ जब कुछ कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो जो एक तरह से आप ये कहिए कि वो निकाला जाता है, जो भी पहला भोजन होता है या कुछ अन्न होते हैं, आज भी वहाँ पर ये परंपरा आपको देखने को मिलेगी कि सबसे पहले जो उनके पूर्वज होते हैं उनको वो निकाल करके अलग से रख दिया जाता है। पहला भोजन अपने जो पूज्य होते हैं, हमारे जो एक तरह से देवता होते हैं घर के, उनके लिए निकाल के अलग से रखा जाता। तो नवा मतलब नया हो गया, खानी मतलब खाने का सामान हो गया। तो नवा खानी आपका किससे जुड़ा हुआ है? भोजन से जुड़ा हुआ है। किसके लिए? पितृ पूजा के लिए, देवताओं को सबसे पहले अर्पित करने की परंपरा ये हमारे घरों में आज भी है। कोई भी कार्यक्रम होता है सबसे पहले भोजन किनको दिया जाता है? ईश्वर का पहले भोग निकाल के रख दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से नवाखानी हो जाता है। मड़ई की बात करें तो ये दिवाली में, प्रतिपदा में, कार्तिक पूर्णिमा में दिवाली मनाई ही जाती है। तो 15 दिन का पर्व होता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक प्रकार का इनका ये धार्मिक उत्सव है। मड़ई यदि बघेलखंड या बुंदेलखंड से कोई होगा, इस करंट अफेयर को देख रहा होगा, तो उसको मड़वा या उससे शब्द से मालूम होगा, मड़ई गाँव में बनती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही शब्द है, बस ई लग गया है। वहाँ पे आपके अपने इधर के मड़वा बोलते हैं, मंडप बोलते हैं बहुत ज़्यादा। जब शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं शहर में, इज्जत रखने के लिए बोल दिया मंडप है। तो वो विवाह संपन्न होता है उस मंडप के नीचे। तो पौष माह में हड़हा मास कहलाता है। इसमें देवी देवताओं के अंतर ध्यान होने का समय होता है। तो मड़ई मेले की तरह यहाँ पे मेघनाथ मेले भरते हैं, मतलब मेला भरना मतलब मेला मनाया जाता है। छेरता जो होता है इनका पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहुत अच्छा पर्व होता है। ये प्रश्न पेपर में पूछा जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि यदि हम जब इसको कंटेंट पे काम कर रहे थे पीएससी के लिए नोट्स पे, एमपीजीके पे, तो आपकी 10th यूनिट जुड़ी हुई है, तो उस समय पे ये पर्व बहुत ध्यान से पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था। पौष माह की जो पूर्णमासी होती है उस पर यह मनाया जाता है। ये जो छेरता पर्व है ये बच्चों से जुड़ा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि एक अपनी एक टोली बनाते हैं 5-10 लोगों की, फिर वो घर घर जाते हैं और वहाँ पे अनाज इकट्ठा करते हैं। सभी के घर पे अनाज मांगते हैं और इनका एक छेर छित्ता छेरता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे जाकर के बोलते हैं। फिर जब ये सब अनाज इकट्ठे कर लेते हैं तो जो भी उनका तालाब होता है, जलाशय होता है, उसके किनारे बैठते हैं, फिर उसको पकाते हैं, फिर भोजन बना करके खाते हैं। तो छेरता का अर्थ होता है धरती, और छेर छित्ता छेरता ये गाते भी हैं, बोलते भी हैं, तो धरती हमें अनाज दे। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा लास्ट था, यहाँ पे देखेंगे कि जो गोंड जनजाति है ये धरती पुत्र है। एक तरह से आप ये कहिए धरती से कितनी है। इनके सभी पर्व आपको प्राकृतिक मिलेंगे, सभी के प्रकृति से जुड़े हुए ही पर्व इनके मिलेंगे। प्रकृति से इनका इतना लगाव होता है। और आप जब इनके त्योहारों को पढ़िएगा, ये पूरा हमारा जो नोट्स है उस पर दिया गया है, जब आप त्योहारों को जब भी इनके पढ़िए तो स्वयं को जोड़ के पढ़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनपुट मिलेगा कि ये हमारे यहाँ भी दूसरे रूप में जरूर मनाया जाता है या हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं इनसे। तो आपको क्या होगा कि ये सभी के सर बहुत आसानी से याद होंगे। तो कल्पनाओं में पढ़ेंगे तो कोई भी पर्व पढ़ने में आपको कठिनाई नहीं लगेगी। पीएचडी करने बैठ जाएंगे तो बहुत समस्या जाने वाली है। मंडला जिले के बैगा आदिवासियों का एक त्यौहार है रतनवा, तन्हैया, विरहा, रीना। इसका राइट आंसर नीचे कमेंट करके देना है। इनसे जुड़े हुए जो भी आदिवासी त्यौहार होंगे हम आपको अगले दिन के जो वीडियोस होंगे उसमें जरूर बताएंगे।
करंट अफेयर पसंद आता है तो आपको एक शेयर जरूर करना है, हमारी मेहनत को साकार करना है और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक शेयर तो सबका अधिकार है और हमारा अधिकार है आपसे बोलने का, करने का। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले करंट अफेयर्स में होती। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है और आंसर देना भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय